हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हमें वीकली बैंकिंग और फाइनेंस के अफेयर करने हैं। अभी तक हम सिर्फ फाइनेंस अफेयर्स को डिस्कस करते थे, बैंकिंग पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब से ऑनवर्ड्स जितनी भी वीडियो आएंगी उसमें बैंकिंग की भी सारी न्यूज़ कवर होंगी और फाइनेंस की भी न्यूज़ कवर होंगी। यानी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, एसएससी के लिए, या कोई जनरलाइज्ड टर्म्स में अगर कोई अपना करंट प्रिपेयर करना चाहता है तो उन सभी लोगों के लिए अभी वीडियो जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा कम फायदा मिल पाता था वीडियोस का। तो अभी बैंकिंग की भी सारी न्यूज़ इसके अंदर कवर की जाएंगी और यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी और भी जितने भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। 30 मई से लेके 4 जून 2023 यानी जून के फर्स्ट वीक में हम एंटर कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है, एक कोर्स एसएससी इकोनॉमी का चल रहा है और एक कोर्स एसएससी पॉलिटी का चल रहा है, जिसके अंदर डिटेल में जो हमारा पहला कोर्स है जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। सारा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डे 1 पे आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है ये भी पूरा रिकॉर्डेड होगा। इसमें कंप्लीट इकोनॉमी 0 से एडवांस लेवल तक की आपको करवाई जाएगी। और ये जो पॉलिटी है ये भी आपको रिकॉर्डेड ही मिल रहा है। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग पायल 10 कोड का यूज करके वो 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आज की न्यूज के पिटारे में क्या क्या है। एक तो ये कीवी नाम का एक्सिस बैंक ने यूपीआई के साथ कोलैबोरेशन करके और एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन करके कीवी नाम का ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है जिससे आपको क्रेडिट में मदद मिलेगी। उसके बाद एसबीआई ने आईएनएक्स से यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज से $750 मिलियन फंड रेज किया है अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो 6.1% रहा है इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर। ठीक है, और जिसको हमने उम्मीद की है कि आने वाले समय में वो 7.2% होने वाला है। तो ग्रोथ कर रहा है इंडिया, दैट इज गुड थिंग। उसके बाद सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया है और सेबी क्या है उसके बारे में जानेंगे। महुआ ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 3 साल स्वनिधि स्कीम के पूरे होने पे सेलिब्रेशन किया है। स्वनिधि क्या है, इसमें किसको फायदा मिलता है और अब तक क्या टारगेट्स पूरे हो चुके हैं और क्या भविष्य के टारगेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है वो है आईसीआईसीआई के जो बैंक बोर्ड है उन्होंने संदीप बत्रा का जो कार्यकाल है एज डायरेक्टर वो 2 और साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी आईसीआईसीआई के 2 और साल तक कौन रहेंगे, संदीप बत्रा ही रहने वाले हैं। उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं अतुल वर्मा, उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें जानना है। उसके बाद जो फेक करेंसी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 14.4% इजाफा देखा गया है 500 के नकली नोटों में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये एक नई मशीन आई है, क्यूआर कोड वेंडिंग मशीन। इसके अंदर क्या होगा, कॉइन्स आप लोगों को मिल सकेंगे। क्या है कोस्को क्यूसीवीएम, उसके बारे में जानेंगे। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है एनपीए को कंट्रोल करने में। देन लास्ट न्यूज है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये आईएलओ जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके अपनी सारी न्यूज को कवर करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस उसका करते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म कीवी लॉन्चेस क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस। अभी तक देखो जो यूपीआई सर्विसेज होती थी यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो आपकी सर्विसेज होती थी, अब आपको पता है यूपीआई क्या है। यूपीआई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूपीआई एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पहले क्या होता था, एसबीआई अपनी अलग ऐप बना रहा है एसबीआई बडी के नाम का, आईसीआईसीआई अपनी अलग ऐप बना रहा है, एक्सिस बैंक अपनी अलग ऐप बना रहा है। अब क्या कहा गया, जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो सब यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या क्या होती है उसको जानो। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो
आईफोन के जो उपकरण है, आईफोन के जो अप्लायंसेस है, उसके साथ लगने वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, कोई भी डिवाइस है, ईयरफोन है, ईयरपोड्स है, वो सब सिर्फ आईफोन में ही काम करते हैं। या एलजी के एसी का रिमोट एलजी में ही काम करेगा, सैमसंग के एसी में काम नहीं करेगा, हिताची के एसी में काम नहीं करेगा, लॉयड के एसी में काम नहीं करेगा। उसकी वजह इसी को ही कहते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या, कि जो ऑपरेशन है वो केवल उसी में ही होगा, एक दूसरे के सिस्टम बदलने पे वो ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही पहले एप्स होती थी। मेरे पास अगर मान लीजिए फोन पे है तो मैं फोन पे में ही पैसा भेज सकती थी, मैं कहीं और पैसा नहीं भेज सकती थी। पेटीएम में पैसा नहीं जाता था, पेटीएम का पैसा पेटीएम में ही जाता था। इससे बड़ी दिक्कत होती थी, पूछना पड़ता था तुम्हारे पास फोन पे है क्या, तुम्हारे पास पेटीएम है क्या। अब क्या आया हुआ है, अब सारे सिस्टम जो है, ये रिटेल बैंकिंग के सारे सिस्टम यूपीआई बेस्ड बन गए हैं। मतलब इनका जो बनने का आधार है वो सेम है, और अब ये इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या जो है वो खत्म हो गई। ऐसे ही सभी बैंक्स को कह दिया तुम अपनी सारी एप्लीकेशंस जो है वो यूपीआई बेस्ड बना लीजिए, ताकि एक बैंक के ऑपरेटर को दूसरे बैंक की ऐप चलाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड है मतलब सबके लिए एक ही पेमेंट का इंटरफेस बन गया है। इस यूपीआई को डेवलप किसने किया था? एनपीसीआई ने डेवलप किया था। अब ये एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, ये किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है। भारत के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को, या मैं कहूंगी डिजिटल चीजों को बढ़ाने के लिए रिवोल्यूशनाइज कर दिया है इसने पूरी भारत की डिजिटल इकोनॉमी को। उसके लिए एनपीसीआई आया, इसी ने यूपीआई बनाया है। तो अब यूपीआई, एनपीसीआई, ठीक है, यूपीआई, एनपीसीआई, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये कीवी नाम का एक सिस्टम लॉन्च हुआ है। अभी तक आप क्या करते थे? यूपीआई के माध्यम से डेबिट की सुविधाएं आप प्राप्त करते थे। डेबिट की सुविधाएं मतलब कि मुझे कुछ पेमेंट करना है तो मैं यूपीआई के माध्यम से, मुझे समोसे खरीदने, यूपीआई यूज किया, समोसे की पेमेंट कर दी और मैं समोसे ले आई। डेबिट कार्ड की सारी सुविधा यूपीआई आपको देता था। अब जो क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं होती है, क्रेडिट में समझते हो ना, आपको एडवांस में लोन मिल जाता है। मतलब आपके खाते में अगर 0 रुपए हो गए उसके बाद भी यूपीआई आपको सपोर्ट करेगा। जितना क्रेडिट बैंक आपको दे रहा है एडवांस में, 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का, जितना क्रेडिट आपको दे रहा है यूपीआई से वो पेमेंट भी हो जाएगी। यानी अब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी यूपीआई आपको देगा। ये न्यूज़ है। और इस सिस्टम का नाम क्या बनाया है? कीवी। ठीक है, एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो ये पूरी न्यूज़ थी, उम्मीद करती हूँ आप ये समझ गए हो। यही बताया हुआ है, ये क्रेडिट ऑन यूपीआई पेमेंट इंटरफेस जो है ये कस्टमर्स के लिए एक सॉल्यूशन बना दिया है। और ये इंडिया की फर्स्ट ऐप है जो यूपीआई पर क्रेडिट की सुविधा जो है वो दे रहा है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को ये आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, कीवी जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देगा जिससे कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब इसके लिए क्या कहा गया है कि $6 मिलियन की जो सीड फंडिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर कोलैबोरेशन किस किस का है आप देख सकते हैं, यूपीआई का, एनपीसीआई का, इन दोनों का जो है कोलैबोरेशन है, और रुपे कार्ड का, और वेरी इंपॉर्टेंट रुपे कार्ड का। 3 कोलैबोरेशन है, एनपीसीआई, यूपीआई एंड रुपे कार्ड। इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये कीवी नाम की सिस्टम जो है वो शुरू होगा, और ये लाइफ टाइम फ्री होगा। अभी आप क्या देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करने पे चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होगा। अब कोई इंसान हार्डली ही अपने पर्स से कार्ड निकालता है और स्वाइप कराता है, हार्डली, क्योंकि सारी पेमेंट गूगल पे से हो जाती है। मतलब वो जो कार्ड है वो आपका वर्चुअल कार्ड बन गया है, ऑनलाइन कार्ड बन गया है, आपको कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही अब क्रेडिट कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल कार्ड की नीड ही नहीं पड़ेगी। यूपीआई के माध्यम से ही आपकी क्रेडिट का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज थी और ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? कहता है कि एसबीआई ने $750 मिलियन जो है बॉन्ड्स के माध्यम से इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी इंडिया INX, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज से 10 बिलियन MTN प्रोग्राम के अंदर रेज कर लिए हैं। MTN क्या है? ये मीडियम नोट प्रोग्राम है। अब देखो, पहले मैं आपको INX के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरा तरीका थोड़ा देसी सा पढ़ाने का होता है। INX क्या है? इंटरनेशनल एक्सचेंज है। जैसे आप देखते हो ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ऐसे ही ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है। कहाँ पे बना हुआ है ये प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर बना हुआ है।
गिफ्ट सिटी गुजरात जो अपना IFSC है, वहां पे ये प्लेटफॉर्म जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता क्या है, इंडिया का कोई इन्वेस्टर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है या कर सकता है। मतलब कि आपको मन है कि मैं लंदन में पैसा लगाऊं, तो आप यहां बैठे बैठे लंदन की मार्केट में पैसा लगा देंगे। आपका मन है कि लंदन वाले हमारे कंपनी के शेयर खरीदें, तो यहां बैठे बैठे आप अपनी कंपनी के लिए उनसे फंडिंग मांग सकते हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज से ऑल ओवर वर्ल्ड से फंड रेज कर सकते हैं और आप भी अपना फंड दूसरे देशों में लगा सकते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट खुली है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हुई है। क्योंकि क्या होता था, यहाँ पे दिन है तो कहीं रात है, कहीं पे स्टॉक मार्केट्स बंद हो रही है तो कहीं पे खुल रही है। तो जो ये अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती थी कहीं दिन कहीं रात की, उस समस्या को खत्म कर दिया गया। कैसे कर दिया गया, जो आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो कब स्टार्ट हो जाएगा, जब जापान के अंदर सनराइज होगा। जब जापान के अंदर सनराइज होगा, ये स्टॉक मार्केट, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज तब स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब USA के अंदर सनसेट होगा। मतलब कि जब तक सूर्य जो है बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट मूव करेगा, तब से तब तक लेके इंटरनेशनल एक्सचेंज ओपन रहेगा। किसी भी वक्त आप ऑल ओवर वर्ल्ड से फंडिंग मंगवा सकते हो। तो अब SBI ने इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करके $750 मिलियन को फंड को रेज किया है अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए। इस फंड को रेज करके ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर SBI की जितनी भी सब्सिडरीज है ये उनको प्रमोट करेगा। लंदन बेस्ड जो सब्सिडरी है खास तौर पे उनके अंदर प्रमोशन लाएगा, उनकी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो SBI है, जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत का, उसने $750 मिलियन को इकट्ठा किया है INX के माध्यम से। INX जो है वो एक IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। भारत के अंदर ये पहला IFSC है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, IFSC के बारे में। गांधीनगर गुजरात के अंदर ये बना हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड इशू किए SBI ने अपने, और जहां से दूसरे विश्व के लोगों से, यानी कि दूसरे देशों के लोगों से आपने वो फंड जो है वो रेज किया है। करोगे क्या आप इस पैसे का, इस पैसे से आप क्या करोगे, अपनी जो ग्रोथ है, मतलब ऑफशोर बिजनेस ग्रोथ, ऑफशोर का मतलब होता है विदेशों की, दूर कहीं विदेश में जो आपके बिजनेस है उनकी ग्रोथ के लिए आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हो। SBI की बात करें तो SBI का पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में बना था। और इससे पहले इसके अंदर 3 बैंक्स का मर्जर था। 3 बैंक्स का मर्जर कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ मुंबई, उस समय बॉम्बे कहते थे, और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1 जुलाई 1955 को SBI को नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब इसका नाम बदल के SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है, ये आप देख पा रहे हैं SBI का लोगो और दिनेश कुमार खारा को, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। अभी INX की बात करें तो ये 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके CEO और MD जो है V बालासुब्रमण्यम है, ठीक है। ये इंडिया का इंटरनेशनल लिमिटेड एक्सचेंज है, भारत देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको बैक कर रही है, ठीक है। ये गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया का GDP ग्रोथ 6.1%, फोर्थ क्वार्टर के अंदर 6.1% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2013 की ग्रोथ को हमने ऐसा अज्यूम किया है कि 7.2% पे हम ले जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें ना मैं कुछ की पॉइंट बताना चाहती हूँ। डाटा तो आपने देख लिया, डाटाज पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है उनके कंसेप्ट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये GDP के आंकड़े किसने बताए हैं। ये NSO ने रिलीज किए हैं। किसने, NSO ने रिलीज किए हैं। NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कैसे बना है ये, NSSO और CSO के मर्जर से ये बना है, इन दोनों के मर्जर से ये बना है, ठीक है। 2020 में ही इसका मर्जर हुआ है और तब NSO बना है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये MOSPI के अंडर आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ठीक है।
तो इसने सारे डाटा बताए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको शॉर्ट में मोस्पी कहते हैं, तो ये मोस्पी के अंतर्गत आता है। इस मंत्रालय के, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और ये क्या क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी यही बताएगा, यही देश की नेशनल इनकम बताएगा, यही देश की पॉपुलेशन बताएगा, ठीक है। यही देश के अंदर नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, यही सारे काम करेगा और यही जीडीपी भी कैलकुलेट करेगा। तो अभी यही बताया गया है कि एनएसओ ने, जो मोस्पी के अंतर्गत आता है, उसने डाटा रिलीज किए हैं और ये कहा है कि इस क्वार्टर की ग्रोथ 6.1% है। अब यहाँ पे आप अलग अलग शब्द समझोगे। एक शब्द होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इसका दूसरा नाम होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, जो सिर्फ आज के साल की बात करता है, ठीक है। एक होता है आपका रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, बात एक ही है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अभी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन करंट ईयर, इनटू प्राइस इन करंट ईयर, ठीक है। पर प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन करंट ईयर। लेकिन कांस्टेंट प्राइस या रियल जीडीपी हकीकत कब पता लगता है, जब आप आज की वस्तुओं को अतीत के प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हो। भाई अभी तो ये हो सकता है ना कि जीडीपी महंगाई की वजह से बढ़ी हुई दिख रही है। भाई पैकेट्स 10 पैकेट ही आज प्रोड्यूस हुए हैं, 10 पैकेट ही पहले प्रोड्यूस हुए थे, 10 ही आज। लेकिन आज उन 10 पैकेट्स का प्राइस मान लीजिए 40 रुपीज हो गया, तो हम कहेंगे जीडीपी 400 रुपए है। पहले उनका प्राइस 20 रुपए था, आप कहोगे पहले जीडीपी 200 रुपए था। लेकिन जो ये जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये तो महंगाई की वजह से दिख रहा है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्शन की वजह से जब जीडीपी बढ़े वो अच्छी बात होती है, महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है वो अच्छी बात नहीं है। तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी यही बता देता है कि इन्फ्लेशन का कितना इफेक्ट हो रहा है जीडीपी पे, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, आज कितना प्रोडक्शन हुआ और इस साल जो है क्या प्राइस रहे हैं, ये सिर्फ आज की बात कर रहा है, सिर्फ आज की बात कर रहा है। भाई 10 पैकेट कुरकुरे के बने हैं, एवरी पैकेट कोस्ट 40 रुपीज पर पैक, तो आंसर क्या आ गया 400। इससे नहीं पता लगा हमको महंगाई कितनी है नहीं है। लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे वो कैसे निकलता है, रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, आज के साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया है, इनटू प्राइस इन बेस ईयर, पहले देखो कितने प्राइस थे, प्राइस इन बेस ईयर, आज के पैकेट्स को बेस ईयर से तुलना कर दो उनके प्राइसेस से, तो पता लगा 10 पैकेट्स बने हैं आज के साल में, लेकिन बेस ईयर में उनकी कीमत केवल 20 रुपीज पर पैक था, ठीक है। कितना था, 20 रुपीज पर पैक था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कि आज जीडीपी, रियल जीडीपी आज भी 200 रुपए ही है, ये 400 तो सिर्फ महंगाई की वजह से बढ़ी हुई दिख रही है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल सिर्फ आपको करंट बातें बता रहा है, रियल आपको हकीकत बताता है बेस ईयर से कंपेयर करके। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है, करंट प्राइस पे जो जीडीपी है, दैट इज 272.41 लाख करोड़, ठीक है। जबकि पिछले साल यही 234.71 लाख करोड़ थी, ठीक है। यानी अब की बार 16.1% की ग्रोथ देखी गई है। और रियल जीडीपी को देखें तो रियल जीडीपी 160.06 लाख करोड़ है। यानी आपको समझ आ रहा है कि देखो हकीकत में प्रोडक्शन इतना ही बढ़ा है, इतना ही हुआ है, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से हमको इतनी महंगाई दिख रही है, इतना जीडीपी दिख रहा है। रियल जीडीपी आपका इतना है। बेस ईयर क्या लेते हैं, 2011-12 के प्राइसेस से हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि हम आने वाले समय में रियल जीडीपी की 7.2% तक पहुंच जाएंगे, जो पहले 9.1% था, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये आंकड़े हैं, आपको ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको याद होना चाहिए। बस ये बता रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो जीडीपी में 23.5% है। मतलब 2014-15 से लेके आज तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस बार हो रहा है, ठीक है। और असली सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सी चीजों में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सेक्टर्स के अंदर हमको जीडीपी ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद एसबीआई ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने की धमकी देती है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने ब्रोकरेज फर्म है ये कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, दलाल कहते हो ना जिनको, जो ब्रोकर होते हैं,
जो बुकी कहलाते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया है, ब्रोकर्स ने, मतलब ये कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग है, ये ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके फंड को मल्टीपल जगह पे लगाने का काम करते हैं। आप इनको अपना फंड दे देते हो, फिर ये आपके फंड को मल्टीपल जगह पे लगाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो इनके क्लाइंट्स थे उनके पैसे को गलत जगह लगा दिया, उनका मिसयूज किया। सेबी को पता लग गया, तो सेबी ने क्या किया है, 7 साल तक मार्केट के अंदर ये किसी भी तरीके का काम नहीं कर सकते, ऐसा कहा है। 28 अप्रैल 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2030 तक लगातार 7 सालों तक ये मार्केट में किसी तरीके का काम नहीं करेंगे, इनकी कंपनी को बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लाइंट्स के पैसे को मिस एप्रोप्रिएशन किया है, उनके पैसे का गलत यूज किया है, उनको धोखे में रखा है। तो ये कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर ये काम हुआ है। सेबी के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना था, मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं बना था तब तक, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना था। बाद में इसको स्टैट्यूटरी पावर मिली है, इसके लिए कानून बना है 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 से। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी चेयरमैन मधाबीपुरी बुच है, जो पहली विमेन है जो सेबी को लीड कर रही है, पहली महिला चेयरमैन है सेबी की। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटीज और कमोडिटीज के मार्केट को देखती है, यानी शेयर मार्केट को देखती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आती है। ये सेबी के बारे में था। नाउ लेट अस मूव टू पीएम स्वनिधि। ये स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ठीक है, पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये आती है, महुआ के अंडर आती है। ये एक सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। अब ना 2 शब्द होते हैं, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे। ठीक है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट। जब बात है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम की, तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 के 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और पीएम स्वनिधि एक सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम ही है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मैं आपको पहले लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, उनको एक साल के लिए फॉर 1 ईयर उनको लोन मिलता है। कितना लोन मिलता है, पहले था अप टू 10,000 आपको लोन मिलेगा, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया दिसंबर 2024 के लिए, कहा आप 20,000 तक का भी लोन ले सकते हो, और फिर बाद में अब तीसरे बार जो लॉन्चिंग हुई है, कहा है 50,000 तक का लोन भी स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकता है। तीनों में जो कस्में हैं, जो वादे हैं, जो शर्तें हैं, वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब कहा जा रहा है कि जो टारगेट्स हैं बहुत अच्छे से पूरे हुए हैं। पीएम स्वनिधि के 3 साल पूरे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एक तो बुकलेट लॉन्च की है जिसके अंदर सारे डाटा दिए हुए हैं, और एक ऐप लॉन्च की है उद्यम नाम की, जिस ऐप के माध्यम से ही इनको लोन मिल जाएगा, इनको बैंकों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब बातें हम अभी देखते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को लॉन्च हो गई थी। इसका काम क्या है, खुद के रोजगार को प्रमोट करना, स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ सस्टेनेंस, खुद सस्टेन कर सको तुम, दूसरों पे डिपेंड मत रहो, स्वाभिमान यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करना है। माइक्रो क्रेडिट की स्कीम है, छोटा छोटा पैसा उधारी देता है, सोशल सिक्योरिटी के साथ इसको लिंक किया गया है। इसके अंदर हरदीप एस पुरी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है ताकि लोन एप्लीकेशन में इनको ईज मिले। उसका नाम क्या है, उद्यम। उस ऐप का नाम क्या है, उद्यम, जिसके माध्यम से जितने भी छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या एमएसएमई छोटी छोटे दुकानदार हैं, वो लोन ले सकते हैं। बैंक्स में किस किस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुमको लोन देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि तुम इन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दोगे। आरआरबी के अंदर आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, इनको भी कहा है कि तुम भी इनको लोन फैसिलिटेट करोगे। ठीक है, स्कीम जो है वो क्या कह रहा है कि 36 लाख वेंडर्स को अभी तक पैसा दे चुके हैं हम। जून 2023 तक 48.5 लाख रुपए का जो लोन है, एप्लीकेशंस है, वो हम दे देंगे। पीएम स्वनिधि 10,000 तक का लोन देता है, बट अभी मैंने आपको बताया धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और 50,000 तक का लोन भी दे देते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, 2024 तक हमको 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करना है, ये टारगेट है इसका। इसके अंदर एलिजिबल कौन होंगे, स्टेट या यूटी से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टेट या ऐसे यूटी से बिलोंग करते हैं जहां पे जिन स्टेट या जिन यूटी के अंदर रूल्स बने हुए हैं स्ट्रीट वेंडर्स को लेके।
ठीक है। और बेनिफिशियरी जो मेघालय के बेनिफिशियरी हैं, हालांकि उनका खुद का भी स्टेट का स्ट्रीट वेंडर एक्ट है मेघालय का, लेकिन फिर भी वो चाहे तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिसंबर 2024 तक अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले केवल 1 साल के लिए लोन देते थे, अब कहा कि 10,000 से बढ़ा के 20,000 लोन किया है, और 20,000 से बढ़ा के 50,000 तक का लोन हम आपको दिसंबर 2024 तक के लिए दे देंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और ये माइक्रो क्रेडिट की एक स्कीम है। पीएम स्वनिधि से समृद्धि, ये एक और इसको इनिशिएट मिला है, स्वनिधि से समृद्धि, जिसके अंदर 125 अर्बन लोकल बॉडीज को फर्स्ट फेज में कवर किया जा रहा है लोन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि आईसीआईसीआई के बैंक बोर्ड ने संदीप बत्रा को दो और साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे रख दिया है। बस इसके अंदर ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक 5 जनवरी 1994 को आया है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एमडी और सीईओ संदीप बख्शी है। ठीक है, बत्रा आएंगे यहाँ, एमडी एंड सीईओ। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है संदीप बत्रा और ये संदीप बख्शी है। उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अतुल वर्मा को 3 महीने के लिए डायरेक्टर और बना दिया है, मतलब इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। न्यूज तो सिर्फ इतनी सी थी, ठीक है, लेकिन अपने को सीसीआई के बारे में जानना है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना है। देखो, कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर्स के लिए हेल्दी रहता है, बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर्स के लिए। जहां कंपटीशन नहीं रहेगा वहां कंज्यूमर्स का नुकसान होगा ही होगा। मोनोपोली कहीं भी होगी, कंज्यूमर का नुकसान होगा। कंपटीशन जितना ज्यादा होगा कंज्यूमर्स को उतना हेल्प मिलेगा। तो ये जो है 14 अक्टूबर 2003 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन रवनीत कौर है। इसका काम क्या होता है? जिस भी फील्ड में कंपटीशन खराब करने की कोशिश की जा रही है कि हम तो फ्री में दे देंगे ये चीज सब कुछ, कंपटीशन खराब करने की कोशिश की जा रही है, वहां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में आता है। ये चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर बॉडी होती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के अंदर ये बनाया गया है। इसका कानून है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002, कानून बना है 2002 में और ये बॉडी बनी है 2003 में। ठीक है, ये काम क्या करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव केसेस की, जो कि ऐसे केसेस जिससे कंपटीशन खराब हो रहा है उनकी जांच करता है, उनकी प्रोबिंग करता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल कंपनी से भी रिलेटेड केसेस को देखता है। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बातें थी। अभी कहा जा रहा है जो फेक करेंसी है वो बढ़ती जा रही है। 2022-23 के अंदर 500 के 14.4% नकली नोट 500 के वो रेज हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट दी है कि 500 के जो नए डिजाइन के नए नोट थे, जो नए नोट है 500 के, उसमें 14.4% नकली नोट बहुत छपे हैं। आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किए हैं 500 के नोट 4.55 करोड़ रुपए के, यानी 4 करोड़ 55 लाख रुपए के 500 के नकली नोट मार्केट में आए हैं। 2021-22 में ये 76,699 नोट्स थे, लेकिन अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बात थी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये? 10 रुपए के नोट्स पहले से की तुलना में कम नकली छपे हैं, 100 के नोट भी कम नकली छपे हैं और 2000 के नोट भी कम नकली छपे हैं। 500 के और 20 रुपए के नोट सबसे ज्यादा नकली मार्केट के अंदर आए हैं। ये सब डाटा आपको याद नहीं करना, बस आपको एक बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई ने काउंटर फिटिंग के लिए क्या आंकड़े दिए हैं। उसके बाद क्यूसीवीएम क्या है? क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन। अभी आप एटीएम से आप क्या करते थे? नोट निकलता था, अभी सिक्के भी निकलेंगे। ठीक है, अब सिक्के निकलेंगे, मतलब आपकी जो ये क्यूआर कोड की अलग वेंडिंग मशीन है, यहाँ पे ये आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, आपको दिखाई भी दे रहा है। आप अपने फोन से उसको स्कैन करेंगे और जितना रुपया आप इसके अंदर भरेंगे उतने सिक्के आपको मिलेंगे, चेंज करके आपको ये पैसे देगा। तो ये छोटी सी न्यूज है, उसको ही हमने थोड़ा सा डेप्थ में चल के पढ़ना है। ये मशीन है क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन। 5 बैंक के साथ मिलके एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई एंड फेडरल बैंक कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? अभी पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया, कुछ जगह पे लॉन्च किया है इसकी सक्सेस या अनसक्सेस को देखने के लिए। पैन इंडिया कहीं लिखा है, मतलब पूरे भारत में। ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब अभी केवल 12 शहरों में और 19 लोकेशन पे इस मशीन को रखा गया है। ठीक है, ये कॉइन डिस्पेंशन सिस्टम है, इसके माध्यम से आपको सिक्के मिलेंगे। ठीक है, आप कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हो और अगर आपको पैसे ज्यादा मिल गए हैं, आप कॉइन्स को डिपॉजिट भी, चेंज भी करवा सकते हो अपनी डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमर्जेस एज अ टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। एनपीए में आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है। ऐसा लोन
ऐसा लोन, ऐसा पैसा जो चला तो गया है और अब 90 डेज तक उसकी इंस्टॉलमेंट वापस ही नहीं आ रही है। आफ्टर ड्यू डेट 90 दिन लेट हो गए हो, इंस्टॉलमेंट्स वापस ही नहीं आ रही है, ऐसे पैसे को एनपीए कहते हैं और एनपीए की समस्या बैंक्स में बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने काफी इंप्रूवमेंट की है। ये क्या कह रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेस्ट बैंक की तरह काम किया है। बैड लोन्स जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, उसको 0.5% से कम किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बैंक की बारी आती है, 3 लाख करोड़ रुपए के एनपीए जो है वो पहले की तुलना में कम किए हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी अपने एनपीए को डिक्लाइन किया है। कोटक महिंद्रा बैंक 3rd प्लेस पे है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फॉलो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करिए तो ओवरऑल हो गया, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सब मिलाए तो फर्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, दूसरा है एचडीएफसी और तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर सिर्फ सरकारी बैंकों की बात करोगे तो सबसे आगे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद एसबीआई है, ठीक है, उसके बाद एसबीआई है और फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना प्रोविजन कवरेज रेशो भी हाईएस्ट रखा हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशो क्या होता है? प्रोविजनिंग पहले भी बहुत बार बताई है बट फिर सुन लो। जब आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा रिस्की है, यहाँ पे मुझे रिस्क दिख रहा है, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, तो आप अपने बैंक का कुछ पैसा साइड रख देते हो कि इस खर्चे को मैं ओवरकम करूंगा इस पैसे का यूज करके। उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं नहीं भविष्य के अंदर ना हमको नुकसान लग सकता है, तो आप पहले ही वो पैसा अलग निकाल के रख देते हो, उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तो कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 98% पैसा जो है वो प्रोविजनिंग के तौर पे, मतलब सबसे ज्यादा पैसा इसी ने प्रोविजनिंग का रखा हुआ है। उसके बाद यूको बैंक ने और उसके बाद इंडियन बैंक ने प्रोविजनिंग का पैसा रखा हुआ है, मतलब सेफ अपने आप को रख रहे हैं। फिर इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी हाईएस्ट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है कि आपका कैपिटल कितना है एज कंपेयर टू रिस्क वेट एसेट। रिस्क वेट एसेट, आपने कितना रिस्की पैसा फंसाया हुआ है मार्केट में जो वापस आने में डर लग रहा है, उसके हिसाब से आपने अपना कैपिटल कितना रखा हुआ है। लिमिट है 9% कम से कम आपको रखना होता है, इन्होंने 18% रखा हुआ है, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक ने, फिर कैनरा बैंक ने अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रखा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 16 सितंबर 1935 को बना है, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, एमडी और सीईओ एएस राजीव है। टैगलाइन क्या है इस बैंक की? एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है की हाइलाइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो रही है एक स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। इसमें एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं। ठीक है, 11th एडिशन ये आया है आईएलओ की तरफ से। ये कह रहा है कि पॉली क्राइसिस अभी पूरी दुनिया में हुआ है। पॉली का मतलब मैनी और क्राइसिस का मतलब क्राइसिस। बहुत सारे क्राइसिस एक बार में हुए, जैसे यूक्रेन के साथ लड़ाई रशिया की, ठीक है, फिर आपका कोविड-19 का पेंडेमिक। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है आज कम है, लेकिन भविष्य में वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक नया इंडिकेटर दिया है जॉब गैप्स का। ये जॉब गैप्स क्या है? जॉब गैप्स का मतलब ये होता है कि आपको जैसी नौकरी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी नहीं मिल रही। भाई आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपको बहुत अच्छी वाली सैलरी वाली नौकरी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी नहीं मिलती है। इसने कहा ये प्रॉब्लम तो रहेगी दुनिया में, जॉब गैप वाली, आने वाले समय में, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी जो है पहले से अच्छी होगी प्री पैंडेमिक ईरा से अगर हम कंपेयर करें तो। आईएलओ की बात करें तो ये जो है ये ट्राईपार्टाइट, मतलब इसमें 3 पार्टी मिलती है। कौन कौन सी? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। 3 पार्टीज को एक साथ लाता है ये। 187 देश, 187 कंट्रीज के 187 इसके मेंबर नेशन है। उन सभी की सरकार, उन सभी के एम्प्लॉयर्स और उन सभी के एम्प्लॉई को इकट्ठा करता है और उनके जो लेबर लॉज हैं, एक स्टैंडर्ड लेबर लॉज बनाता है पूरे विश्व के लिए। आईएलओ जो है 1919 में बना है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, सभी विमेन की, सभी मेन के काम की, डिसेंट वर्क की ये प्रमोशन करने की कोशिश करता है। तो ये आज की सारी न्यूज़ थी। उम्मीद करती हूँ बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स को भी काफ़ी मदद मिली होगी। आज कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। एक तो आपको सेबी के चेयरमैन का नाम बताना है, सेबी के चेयरमैन का नाम बताना है। ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो मैं उम्मीद करती हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।